नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान किया। वर्ष 1970 में बांग्लादेश से जो हिंदू विस्थापित होकर आए थे, उनको लेकर एक बड़ी सौगात दी। उनको खेती के लिए जमीन देने का ऐलान किया, उनके लिए मुख्यमंत्री आवास योजना देने की बात कही और शौचालय देने की बात कही। इसी पर आज हम बात करेंगे। विस्थापितों का दर्द, योगी हमदर्द। आज सुबह के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने विस्थापन का दंश झेल रहे 63 हिंदू परिवारों को बड़ी सौगात दी। पूर्वी पाकिस्तान से आए हिंदू बंगाली परिवारों के लोगों को पुनर्वास योजना के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह सौगात दी है। इन परिवारों को योगी सरकार द्वारा 2 एकड़ कृषि भूमि का पट्टा और 200 मीटर के आवासीय पट्टे के साथ मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत घर दिया जा रहा है। इन्हें शासन की अन्य सभी योजनाओं से भी आच्छादित किया जाएगा। लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन परिवारों को पुनर्वास प्रमाण पत्र सौंपा। आपको बता दें, वर्ष 1970 में बांग्लादेश से आए विस्थापित 407 हिंदू परिवारों में से 332 को देश के अलग अलग हिस्सों में रखा गया था। मदन सूत मिल्स हस्तिनापुर में इन्हें पुनर्वासित किया गया था, लेकिन 1984 में मिल बंद होने के कारण ये लोग सब बेसहारा हो गए थे। किसी सरकार ने इनकी सुध नहीं ली। 2017 में यूपी में भाजपा की सरकार बनी तो प्रक्रिया शुरू की गई। आपको बता दें, कानपुर देहात के रसूलाबाद में इनके पुनर्वसन के लिए सरकार की तरफ से जमीन चयनित की गई है। इसी पर आज हम बात करेंगे। मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको सुना देते हैं रसूलाबाद के स्थानीय लोगों की क्या राय है इस फैसले के बाद। जिन विस्थापितों को जीवन यापन के लिए, उनके स्थायी आवास के लिए जो भूमि का आवंटन हुआ है, वो संवैधानिक भी है और वो किसी भी सरकार का नैतिक कर्तव्य था, वो दायित्व था। जिस दायित्व को अगर पूरा किया गया है तो उसका बहुत ढिंढोरा पीटने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ यही एक समस्या है कि वो जिन कामों को करती है उसका ढिंढोरा बहुत पीटती है, और जबकि उसका कोई बहुत बड़ा आधार नहीं होता है। और काम इस तरीके का वो करती जा रही है कि वो चाहे विस्थापना हो, चाहे विस्थापित लोगों को बसाने का मामला हो, या दूसरे संप्रदाय विशेष के लोगों के ऊपर अन्याय, उत्पीड़न और अत्याचार करने का मामला हो, वो हर चीज़ को एक चश्मे से देखने का काम करती है। उस चश्मे से देखने का काम करती है जो भारत और भारतीयता से, जिसकी भारत की सभ्यता और संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। ये काम किया है तो कौन बहुत सा बड़ा काम कर दिया है कि आप इसके लिए इतना बड़ा ढिंढोरा पीट रहे हैं कि फला सरकार ने ये कर दिया और उस सरकार ने ये कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अगर मानव सेवा के लिए कुछ करना है तो वो सबसे पहले अपनी नफरती सोच को तिलांजलि देने का काम करे और भाईचारे के रास्ते पर बढ़ने का काम। विस्थापितों का दर्द, योगी बने हमदर्द। बांग्लादेशी जो हिंदू हैं उनको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 2 एकड़ 20 मीटर जमीन, जो उपजाऊ जमीन, जो आवासीय पट्टा दिया गया है उनको। ठीक है, उनके साथ उन्होंने हमदर्दी दिखाई, अच्छी बात है, लेकिन धर्म के आधार पर हमदर्दी दिखाना ठीक नहीं है। आपको हमदर्दी मानव मात्र से दिखानी चाहिए। जो मानव है, जिसके पास दर्द है, उसके दर्द का निवारण सरकार का ये धर्म है। सरकार के अगर उनके राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को दर्द है, उसके दर्द का निवारण करना मुख्यमंत्री की प्राथमिकता होती है। अब बांग्लादेशी भी, उनके पास दर्द है, उनके पास समस्याएं हैं, उनका निवारण करने का प्रयास मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है, ठीक है, लेकिन ये धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, मानवता के आधार पर होना चाहिए, इंसान मात्र के आधार पर होना चाहिए। सर, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 63 हिंदू परिवारों को सौगात दी गई है, क्या कहेंगे इस पर? इसमें सबसे पहले तो भारत सरकार में जो हमारे भारत देश में जो 2 हमें अनमोल रत्न मिले हैं, एक तो नरेंद्र मोदी जो हमें प्रधानमंत्री जी के रूप में मिले हैं, और जो दूसरे हमें उत्तर प्रदेश के अंदर यशस्वी योगी आदित्यनाथ योगी जी हनुमान के रूप में मिले हैं। हम ऐसे दोनों महान देवताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आकर इस कार्य को आगे बढ़ाया। जो पाकिस्तान के द्वारा 52 वर्ष पहले
हिंदू बांग्लादेशी हमारे भाई जो यहाँ पर खरीद दिए गए थे, आज उनको मकान देने का जो कार्य उत्तर प्रदेश सरकार ने यानी आदित्यनाथ योगी जी की सरकार में जो कार्य हुआ है, बड़ा सराहनीय कार्य है। क्योंकि अब से जो 30 साल पहले जो राज कर रहे थे, उन लोगों का सिर्फ कार्य ये था कि कहाँ मस्जिद बनानी है और कहाँ कब्रिस्तान बनाना है। तो कुल मिलाकर मिली जुली राय है। कुछ लोग इसका स्वागत कर रहे हैं कि अच्छा फैसला बता रहे हैं, वहीं कुछ लोगों का कहना है मुख्यमंत्री हैं, उनका दायित्व बनता है। कुछ लोग कह रहे धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। इन्हीं सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ वीरेंद्र भट्ट जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई सालों का आपको अनुभव है सर, बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। और उसके अलावा सुधा मिश्रा जुड़ गई, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी से। सुधा जी आपका भी स्वागत है। और मयंक शुक्ला समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं, सपा नेता हैं। मयंक जी आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। शुरुआत सुधा जी आप ही से करेंगे। कैसे देखती हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस कदम को? काफ़ी वक्त लग गया, पहले भी सरकारें रही हैं, लेकिन जो इनको अब योजनाओं का फायदा दिया जा रहा है वो अब जाके दिया जा रहा है। सुधा जी क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? शायद सुधा जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। वापस उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो हिंदू विस्थापित थे 63 परिवारों को योजनाओं का लाभ दिया है, उनको जमीन उपलब्ध करवाई है। जो जमीन है उसका चयन कर लिया गया है, जिसके तहत खेती के लिए जमीन दी गई है। मुख्यमंत्री आवास योजना का जो लाभ है वो, उसके अलावा सुधा जी आवाज, तमाम सारी जो योजनाएं हैं उसका फायदा जो है अब लोगों को मिलेगा। 63 परिवारों का चयन किया गया है। 2 एकड़ भूमि, 200 वर्ग मीटर आवासीय पट्टा, मुख्यमंत्री आवास व शौचालय आवंटित होगा। आपको बता दें 1970 में बांग्लादेश से ये विस्थापित होकर आए थे। उसके बाद 1984 में जो मिल थी वो बंद हो गई थी। उसके बाद से ही ये इनको पुनर्वास को लेकर सवाल उठ रहे थे, और अब जाकर योगी आदित्यनाथ ने इसकी सुध ली है और इनको फायदा पहुंचाया है। आपको बता दें 52 सालों तक ये परेशान रहे। हालांकि जो मिल है उसकी शुरुआत की गई थी कॉटन मिल की, लेकिन वो भी 1984 में बंद हो गई। उसके बाद ये बिल्कुल हैंड टू माउथ हो गए। खाने पीने रहने की तमाम अव्यवस्थाओं से जूझ रहे थे। 63 परिवार 38 सालों से पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिसमें अब उनके दर्द को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समझा है और इस दिशा में एक बड़ा फैसला लिया गया है। सवाल ये भी उठते हैं कि 5 साल बाद क्यों सुध ली गई? 2017 में जब सरकार बनी तब क्यों नहीं किया गया? उसको लेकर भी सरकार ने तमाम सारी बातें कही कि हम मैपिंग कर रहे थे। उसके बाद धीमे धीमे लोगों को चिन्हित किया गया है और उसके बाद इसका लाभ जो है उस देने की कोशिश में ये कदम उठाया गया है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आज, एक बड़ा ऐलान जो हिंदू विस्थापित परिवार हैं उनके लिए। काफ़ी सारे परिवार जो थे वो 1970 में हिंदुस्तान आ गए थे। 407 हिंदू परिवार थे, लेकिन धीमे धीमे इनमें से अलग अलग हिस्सों में लोग पहुंचते चले गए। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ वीरेंद्र भट्ट जी जुड़े हुए हैं, मयंक शुक्ला सपा नेता जुड़े हैं और देश के जाने माने पत्रकार पीएन द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुरुआत आप ही से करेंगे। मयंक शुक्ला जी, ये कहा जा रहा है कि इसके पहले भी सरकारें रही उत्तर प्रदेश में, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। कैसे देखते सरकार इस कदम को? हेलो मैम, आपके ये बहुत पुराना मामला होगा और विकास और इस प्रकार के काम एक सतत प्रक्रिया है, इसके तहत चलते रहते हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा किसी भी गरीब को, मजबूर को, जरूरतमंद को कोई भी व्यवस्था होती है, उसके लिए कोई भी उपलब्ध कराई जाती है तो उसके लिए हमेशा प्रसन्न होती है।
मगर मेरा मानना यह है कि साथ ही साथ संविधान की जो व्यवस्था है उसमें इसे कैटेगराइज करना बहुत ही गलत है। संविधान में सभी को बराबरी का अधिकार है, संविधान में सभी को जीवन जीने का अधिकार है और सभी मूलभूत सुविधाएं पाने का भी अधिकार है। मेरा मानना यह है कि आदित्यनाथ जी क्योंकि योगी भी हैं तो उन्हें जाति, धर्म, बिरादरी, संप्रदाय और नस्ल से ऊपर उठकर सभी को एक नजर से देखना चाहिए। और जिस प्रकार का माहौल बरेली में, उत्तर प्रदेश में और देश में बनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, मस्जिदों के आगे और धार्मिक स्थलों के आगे किया जा रहा है जो, और प्रपोज तरीके से माहौल खराब करने का काम किया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और मेरा मानना यह है कि हमें इस समाज के हर वर्ग को उसकी उचित उपलब्ध सुविधाएं मिलनी चाहिए, चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, सभी लोगों को ये मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। हमारे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़ गए हैं। अवनीश त्यागी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। अवनीश जी, स्वागत है चर्चा में आपका। इसके अलावा मोहम्मद सद्दाम, बीएसपी नेता भी जुड़ गए हैं। मोहम्मद सद्दाम, आपके पास आएंगे। ये कहा जा रहा है कि पहले भी उत्तर प्रदेश में कई सरकारों ने शासन किया है, राज किया है, लेकिन उन सरकारों ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर ध्यान दिया है। शायद सद्दाम जी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। सद्दाम जी के पास हम आएंगे, उससे पहले इसी सवाल के साथ अवनीश त्यागी के पास आएंगे। अवनीश त्यागी जी, अब ये कहा जा रहा है कि फैसले का स्वागत तो हम करते हैं, लेकिन धर्म के आधार पर ये नहीं होना चाहिए। अब इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्या कहेंगे अवनीश जी? नहीं, धर्म और इसके बाद नहीं, जरूरतमंद की बात है। जो विस्थापित थे, 1972 से विस्थापित थे, उनके पास रोटी रोजी का संकट था, उनके पास साधन नहीं थे और योगी सरकार ने बहुत शानदार पहल की है। इस पहल का तो औरों से और अन्य सरकारों को प्रेरणा लेनी चाहिए और खासतौर से विपक्ष को इसका स्वागत करना चाहिए कि जो हमारे हिस्से थे, हमारे अंग थे, जो विस्थापित होकर इधर आ गए किसी पीड़ा की वजह से, किसी अन्य कारणों की वजह से, और वो दर दर भटक रहे थे। सरकार ने उनको सराहनीय कार्य किया है, उनको पहल की है, उनको साधन दिए हैं, उनको जमीन दी है, उनको आवास दिया है, उनको संरक्षण दिया है। तो इसमें विपक्ष को नकारात्मक राजनीति करने के बजाय मुख्यमंत्री से सराहना करनी चाहिए और अन्य राज्यों में भी इस तरह के जो विस्थापित है उनको भी ये सुविधाएं दें। योगी सरकार ने अभूतपूर्व और सराहनीय कार्य किया है, इसकी सराहना करने में विपक्ष को अपना दरिया दिली दिखानी चाहिए। वो जो नकारात्मक राजनीति का उनका नजरिया रहा है हमेशा और जिस कारण वो नकारे जा चुके हैं जनता, उसको अब बंद कर देना चाहिए। लेकिन विपक्ष जो है खुलकर सराहना करने से बचता है। सुधा जी हमारे साथ बनी है कांग्रेस पार्टी से। सुधा जी, जो आज फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है, कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है इस फैसले को लेकर? क्या उसे इसका स्वागत नहीं करना चाहिए? जी, स्वागत नहीं करना चाहिए प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि जब भी कोई ऐसा वर्ग जो सुविधाओं से वंचित है, अगर उसके अधिकारों की पुष्टि होती है, उसे कोई चीज मिलती है, तो कांग्रेस पार्टी ने कभी उसका विरोध नहीं किया है। और हम सभी इस चीज का स्वागत करते हैं कि क्योंकि जो वंचित लोग थे, आप जानते हैं कि इनको जब ये 1970 में युद्ध के बाद इधर आए थे, जो परिवार पूर्वी पाकिस्तान से, जो आज का बांग्लादेश है, वहां से ये लोग आए थे, तो मेरठ के हस्तिनापुर में सूत मिल में इनको काम दिया गया था और किन्हीं कारणों बस 1984 में वो सूत मिल बंद हो गई थी। तब से उनके पास जो भी समस्याएं थी वो चल रही थी। तो ये जो सरकार की पहल है, ये बहुत ही स्वागत योग्य है। और जो बार बार जो सरकार के लोग हैं वो कहते हैं कि विपक्ष नकारात्मक राजनीति करती है, मुझे तो नहीं लगता है भाई कि जब भी इस तरह के कोई कार्य होते हैं तो उस पे कोई कहता है कि क्यों काम हुआ। तो ये कार्य जो वंचितों को या फिर ऐसे लोग जो दबे कुचले हैं, जिनके अधिकार रोटी कपड़ा मकान नहीं पूरे हो रहे हैं, हमें नहीं लगता है कांग्रेस पार्टी ने कभी इस तरह की राजनीति की है। हमने कभी ऐसे कार्यों पे रोका डालने के लिए या रुकावट डालने के लिए या उस कार्य को न होने के लिए कभी प्रयास किया हो, क्योंकि ये सरकार का प्रथम धर्म होता है जो वंचित है उनको मुख्य धारा से जोड़ना। तो ये नकारात्मक और उसका विरोध ये कहीं से भी नहीं आता है। जिन चीजों में जनमानस के हित की बात हो तो कांग्रेस इसका पूर्णतः समर्थन करती है। और जहां जहां सरकार अपने किसी कार्य में जनता के साथ होती है, हम उसमें साथ में खड़े होते हैं, हम उसमें विरोध नहीं करते। हमारा विरोध सिर्फ जब विशिष्ट किसी खास चीजों के लिए होता है कि एक वर्ग को आप अलग कर दो, दूसरे वर्ग को अलग कर दो, उन्माद की बात होती है, राजनीति जब अलग तरह की होती है,
तब हम उसमें विरोध करते हैं। तो यहाँ पे हमारे त्यागी भाई जो बोल रहे थे कि नकारात्मक राजनीति नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नकारात्मक राजनीति की कोई जगह नहीं है। योगी जी ने जो एक कार्य किया है, अगर मैं कहूँ 1991 के बाद से कभी ना कभी जो सरकारों का आप देखें, जनता दल के बाद से जो हुआ है, भाजपा उसमें कई बार आई, कल्याण सिंह आए, गुप्ता जी आए, हमारे राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, फिर उसमें कई दलों के साथ मिलकर सरकार बनती रही और आज ये पूरे उसमें है। तो ऐसा नहीं कि सरकार में नहीं थे, लेकिन अभी कम से कम जिस हर कार्य का एक वक्त होता है, तो मैं मान लेती हूँ क्योंकि हमारे आदि पुरुष जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी हैं, वो कहते थे, उनका ये विचार ही आदर्श वाक्य ही था कि जब जो कार्य नियत होता है तभी होता है। इसीलिए रावण की जब मृत्यु हो रही थी तब लक्ष्मण को उन्होंने नीति का ज्ञान लेने के लिए भेजा था। तो जिस समय जो होना होता है वो कार्य निर्धारित होता है। सुधा जी, तो राजस्थान में भी आपकी सरकार है, राजस्थान की अगर बात करें वहां पर भी एक बड़ी आबादी है जो विस्थापित हैं, जो पाकिस्तान से आए हैं, पूर्वी पाकिस्तान से आए हैं। क्या राजस्थान सरकार भी उस दिशा में ये फैसला ले सकती जैसा योगी आदित्यनाथ ने लिया है? जी, जिस तरह से कार्य किया गया है, अगर ये सच में लोगों को, वंचितों को एक स्थान दे रहा है, उनको जीने खाने की योग्यता प्रदान कर रहा है, तो बिल्कुल हमारी सरकार वहां भी इसको देखने का कोशिश करेगी। और सरकारों में ये चीजें होती रहती हैं कि कहाँ पे क्या चीज कहाँ मिल सकती है, जहाँ पे उनको ये दिया जाए। आप जानते हैं कि ये कार्य जो होते हैं, ऐसा नहीं कि अचानक इन पे कोई हो जाता है, उसके लिए हमें पहले से ही कुछ ना कुछ क्रियाबद्धता उसमें कार्यान्वयन करना होता है। तो बिल्कुल ये जो सराहनीय कदम योगी सरकार के द्वारा उठाया गया है, हम इसको हर जगह जहाँ पे उनके उपयुक्त कार्य में ये आ सकता है वहां पे करने की तो कोशिश हमारे जो सरकार है उनको भी और जो अन्य सरकारें हैं उनको भी करना चाहिए। बिल्कुल स्वागत करना चाहिए। अगर कोई भी सरकार कोई अच्छा फैसला लेती है उसका स्वागत करना चाहिए। वीरेंद्र जी, आपके पास आएंगे। लोगों की मिली जुली राय आ रही है, लोग कह रहे हैं धर्म के आधार पर ये फैसला है, अगर हिंदू विस्थापित लोगों को हक है तो बाकी लोगों को भी हक मिलना चाहिए। और इसके पहले में सीए का जो बिल पास हुआ बीजेपी का पहले कार्यकाल में, उसको देखते हुए तो यही कहा गया है कि जो हिंदू होंगे, जो मुस्लिम नहीं होंगे, बाकी सबको हम यहाँ पर शरणार्थी के तौर पर उनकी मदद करेंगे। इसको कैसे देखते हैं आप? आपने बड़ा मुश्किल विषय उठा लिया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के तो शब्दकोश में हिंदू शब्द पे तो प्रतिबंध है। आपने बड़ा मुश्किल से विषय उठा लिया। गलतफहमी है आपको। सर, सुधा जी तो स्वागत कर रही हैं। सर, सुधा जी स्वागत कर रही फैसले का, हालांकि मयंक जी का ये कहना है कि धर्म के आधार पर फैसला नहीं लेना चाहिए। मैंने कहा कि जब भी किसी गरीब को, वंचित को हक मिलता है तो हम जी सर। नहीं, अगर आप इतने बड़े हिमायती हैं गरीबों वंचितों के, तो 3 बार मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, 1 बार 5 साल अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उस दौर में ये काम क्यों नहीं हो गया? मुझे तो लग रहा है उसी दौर का काम है जो आप लोग पिछले 5 साल में पूरा नहीं कर पाए, मजबूरी में पूरा किया होगा। नहीं, मयंक जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अभी तक समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ने कोशिश ही नहीं की, चूंकि कांग्रेस पार्टी तो सत्ता में थी नहीं। आपने निकाल लिए, उसका फीता नहीं काट पाए, उसे 300 बेड के हॉस्पिटल को कोविड के हॉस्पिटल के रूप में यहाँ पे यूज किया जा रहा है, बल्कि वो एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया गया था। अरे मयंक जी आपके पास लौटेंगे। वीरेंद्र जी को अपना रिएक्शन तो देने दीजिए, वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, उनको अपनी बात तो कहने दीजिए। ये नहीं हो रहा वीरेंद्र जी कि 1971 में वॉर हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, और जब बांग्लादेश का जन्म हुआ था, और कम से कम 30 लाख हिंदुओं की हत्या हुई थी बांग्लादेश में, जो पाकिस्तान की सेना ने हत्या की थी, हिंदुओं की भी मुसलमानों की भी, लेकिन बड़ी संख्या उसमें हिंदुओं की थी। आज तक भारत में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, कांग्रेस ने या समाजवादियों ने उसकी निंदा नहीं की। और बड़ी संख्या में ऐसे बांग्लादेश के जो हिंदू शरणार्थी हैं वो पीलीभीत में रहते हैं। 2007 का असेंबली चुनाव था, मैं कवरेज में गया था, तो वहां पे पूरनपुर से कांग्रेस के कैंडिडेट थे वीएम सिंह, जो आज बहुत बड़े किसान नेता हैं, वो वहां और वहां पर मनमोहन सिंह कैंपेन करने गए थे, और उस समय वित्त मंत्री थे प्रणब मुखर्जी, वो कैंपेन करने गए थे ताकि बंगाली वोट मिल सके वीएम सिंह को। तो ये काम तो किया था कांग्रेस ने, लेकिन 63 लोगों को अगर सरकार ने, योगी सरकार ने अगर बसा दिया, उनको घर दे दिया, उनको कृषि भूमि दे दी, तो आज जो है समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लिए सेकुलरिज्म भी खतरे में आ गया, संविधान भी टूट गया। कौन कह रहा है? और डेमोक्रेसी भी खतरे में आ गई।
तो ये इसका पूरी विरोध था मुझे समस्या लग रहा है है। इनकी वीरेंद्र जी, पार्टी की। सुधा जी लेकिन स्वागत कर रही हैं। वीरेंद्र जी, अब दोनों पार्टियों में बदलाव आ रहा है। सुधा जी तो स्वागत कर रही फैसले का, उनका कहना है जो अब भी बदलाव आ रहा है। जिनको भी समाजवादी जरूरत है पार्टी उनको अब फायदा परशुराम मिलना जी चाहिए। बनवा रही है। प्रियंका गांधी बनारस गई थी इलेक्शन कैंपेन में, तो चंदन का तिलक लगा करके उन्होंने बाकायदा महामृत्युंजय मंत्र ये का हमारा और व्यक्तिगत लाभ रूप है, किया। हम कुछ भी करें, इसमें तो आप ये लोग सब रोकने है, वाले तो कौन अब होते हैं हम भाई? धीरे धीरे में ये धर्म पार्टी आपका बदल रही पैतृक है। वो नहीं है कि आप बताएंगे कौन करेगा कौन अब नहीं। दोनों धर्म पार्टियां सबका है, दोनों पार्टियां बदल इसमें रही है। भारतीय जनता पार्टी ने तो मजबूर धर्म के आधार पे आप अब प्लीज मैं ये कहने लगूं कि आदित्यनाथ जी राम जिस जितने मत आपके पे उतने हैं, हमारे भी हैं। आप लोग कौन होते हैं राम को बांटने वाले? राम आपके धर्म के हुए नाम पे 2019 आप से करने हमारे वाले राम भी है, आप कौन परशुराम होते भी हैं? आपने हैं। सुप्रीम कोर्ट हमें में भारतवर्ष पे गर्व है, एफिडेविट हमें इस परशुराम देश है का हमारे। होने राम पे, एक भारतीय काल्पनिक होने पे चरित्र है, गर्व राम है। है ही नहीं। आप लोग सुधा जी, कौन सुधा होते जी, हैं इस वीरेंद्र तरह जी से का अलग कहने करने का वाले? मतलब है पहले बचते थे मंदिर जाने से, लेकिन अब पिछले कुछ समय से हम देखें 5-7 साल से, तो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, अभी हाल ही में हमने देखा उत्तर प्रदेश के चुनाव में अखिलेश यादव हनुमानगढ़ी के दर्शन करने पहुंच गए, इसके पहले वो कभी नहीं गए। अरे कैसी बात कर रहे हैं, आपको मैं बता दूं, सैफई मैं में राजनीति में माननीय धर्म का नेता जी ने प्रयोग सैकड़ों न फुट ऊंचा हो हनुमान ज्यादा जी का अच्छा था, लेकिन मूर्ति ये बनाई है। भाजपा की आज थोड़ी सोची ना बना, समझी 20 साल हो गए इस साजिश बात है, को। ये प्रयोग है पूरा बस पूरा। ये दिखावा और उस थोड़ी ना प्रयोग किया में जाता है। आप अगर कोई और चला गया तो आप उस पर प्रश्न खड़ा करते हो। आप करते हो तो क्योंकि आप इतने बड़े राष्ट्रवादी हो, हम राष्ट्रवादी नहीं है। भारतवर्ष में जन्म लेने के कारण, इस संविधान की हर बात को मानने के कारण हम भारतीय अपने राष्ट्र से उतना ही प्रेम करते हैं, अपने धर्म से, क्योंकि धर्म हमारा व्यक्तिगत होता है। तो धारते इति धर्म हम धारण करते हैं, दिखाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि आपको जनता को बताना है तो भाई हमें भी, हाँ हम भी उस धर्म को उतना ही पूजते हैं जितना आप पूजते हैं, इसको बताया जाता है, न कि हम उसको कुल मिला के अलग वीरेंद्र जी के कहने का मतलब ये था कि पहले बाकी पार्टियां बचती थी, लेकिन अब वो भी जो है मंदिर भी जा रहे हैं और अपने आप को हिंदुत्व का समर्थक भी बता रहे हैं। आपके पास लौटेंगे, पीएन द्विवेदी जी हमारे साथ बने हुए हैं। पीएन द्विवेदी जी, आपका रिएक्शन चाहेंगे जो आज फैसला है सीएम योगी आदित्यनाथ का, क्या एक नजीर मानी जाए जो बाकी प्रदेश में विस्थापित हैं उनको भी इसका फायदा मिलेगा, उन सरकारों को फायदा देना चाहिए? पीएन द्विवेदी जी। पार्टी इसकी बेहतरीन करती है कि आएंगे मयंक जी आएंगे आपके पास, लौट के आएंगे, पीएन द्विवेदी जी के पास आएंगे सीधा। पीएन द्विवेदी जी सर, आप ही से सवाल है, जो आज फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया, जो ऐलान किया है 63 परिवारों को मदद पहुंचाने का, उनको छत देने का, खेती के लिए जमीन देने का, क्या बाकी प्रदेश में जो विस्थापित हैं उनको भी फायदा मिलेगा इस फैसले के बाद? जो बाकी सरकारें हैं वो भी ऐसा फैसला सुनाने के लिए बाध्य होंगी? देखिए शैलेश जी, ये आज उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ये फैसला लिया है, जो कदम बढ़ाया है, ये बहुत ही स्वागत योग्य है। आप देखिए 1970 में ये बांग्लादेश 1971 में बना है, उसके पहले 1970 में ये पूर्वी पाकिस्तान था और उसी समय लगभग 407 हिंदू परिवार वहां से छोड़ करके मतलब भारत आए हुए थे और उस समय से ये भटक रहे थे। लगभग आप समझिए कि 38 साल हम समझते हैं इनको भटकते हो गया, लेकिन किसी सरकार ने इन पर ध्यान नहीं दिया। भारत के, आप राजस्थान की बात कर रहे हैं, कई जगह पर इनको विस्थापित किया गया था, पुनर्वासित किया गया था, लेकिन इन लोगों को किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ये कदम उठाया है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। ये बहुत बड़ा मानवता का, एक प्रकार से मानवता की सेवा का संदेश है कि जिन लोगों को अपने देश में, आजाद देश में, बांग्लादेश आजाद हुआ 1971 में, आजाद देश में शरण नहीं मिली, उन लोगों को भारत में, उत्तर प्रदेश में शरण ही नहीं मिली, बल्कि उनको सारी सुख सुविधाएं देने का वादा योगी सरकार ने किया है। उनको जमीन पट्टे पे दिया है, आवास देने की बात, और उन्होंने ये भी कहा है कि एक मॉडल कॉलोनी बना करके इनको बसाया जाए, जहां सारी सुविधाएं रहें।
बिल्कुल। और एक 1,20,000 रुपए निर्माण कार्य के लिए राशि भी दी जाएगी। हाँ, इसके लिए अधिकारियों एक को अच्छा कदम है। एक ब्रेक का वक्त है। पीएन द्विवेदी वापस लौटेंगे आपके पास। एक ब्रेक का वक्त है, आप सभी मेहमान बने रहिए। तो लगातार हम बात कर रहे हैं जो विस्थापितों को लेकर सरकार का फैसला है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ का, वो कहीं ना कहीं सराहनीय कदम, इसी पर हम बात कर रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। भारत ने पूरी दुनिया को योग सिखाया। मैं खुद भी रोज योग करता हूँ, इससे बहुत फायदा होता है। मैं चाहता हूँ कि हर दिल्ली वासी इसका लाभ उठाए। आप भी जरूर योग करें। अगर आप योग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हम आपके यहाँ निःशुल्क टीचर भेज देंगे। अगर आपकी कॉलोनी में 25 लोग हैं जो योग सीखना चाहते हैं और उनके पास कोई ऐसी जगह है जहां योग की क्लास हो सकती है, तो बस 9013585858 पर मिस्ड कॉल दें और दिल्ली सरकार आपको योग सिखाने के लिए फ्री ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर भेजेगी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान की। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। एक ही छत के नीचे सभी सुविधाओं से सुसज्जित 100 बेड का एकमात्र अस्पताल ओम हॉस्पिटल। आईसीयू, एनआईसीयू, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, कुशल डॉक्टरों द्वारा इलाज उपलब्ध है। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें। ओम हॉस्पिटल, शिवली रोड, बागपुर, कानपुर देहात। फोन नंबर 7317825750 7317827050। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम बात कर रहे हैं जो 1970 में बांग्लादेश से विस्थापित पहुंचे हिंदू परिवार, 407 इनकी संख्या थी, लेकिन धीमे धीमे देश के अलग अलग राज्यों में पहुंच गए। हालांकि उनको उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो कॉटन मिल्स की शुरुआत की गई थी, जहां इनको नौकरी दिलाई गई, पुनर्वास की कोशिश की गई, लेकिन जब मिल बंद हो गई ये फिर बेकार हो गए, खाने पीने के इनको वांदे पड़ गए। और अब जाकर किसी ने इनका दर्द समझा है। योगी सरकार इनकी हमदर्द बनी है, इन्हें खेती के लिए ज़मीन मुहैया कराने का ऐलान किया है। इनको मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत घर देने की बात सामने आई है, शौचालय देने की बात सामने आई। इसी पर हम बात कर रहे हैं। कई सारे खास मेहमान बने हुए हैं। वापस हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मयंक जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। मयंक शुक्ला जी, जैसा ब्रेक से पहले आपने कहा कि धर्म को लेकर ये फैसला नहीं होना चाहिए, बाकी धर्म के जो लोग हैं, विस्थापित हैं, उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हैं, यानी कि हिंदू, सिख,
उनकी दुर्दशा उनकी दशा अच्छी नहीं है, बहुत दुर्दशा है। उनको जबरन धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है। अगर वो धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं तो उनको परेशान किया जाता है। ये स्थिति है और हमने कई रिपोर्ट्स में इस बात को देखा है। तो आपको नहीं लगता कि अगर जो वहां से विस्थापित होकर आए हैं, परेशान होकर आए, उनको लगता है हिंदुस्तान में वो ठीक से रह पाएंगे, उनकी बहन बेटियों को छेड़ा नहीं जाएगा, परेशान नहीं किया जाएगा, तो अगर इस दिशा में सरकार कदम उठा रही है तो उसका स्वागत नहीं करना चाहिए? मयंक जी, जो विस्थापित होके आ रहे हैं हमारे भाई हैं, उनको गले लगा के हम उनका स्वागत करेंगे। सभी का स्वागत होना चाहिए, क्योंकि भारत एक महान देश है। ये आप जिनकी बात कर रहे हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वहां पे जो अत्याचार कर रहे हैं, उनके क्या हालात है, क्या दुर्दशा है। आज भारत कितना आगे है, भारत इतना तरक्की क्यों कर गया पिछले 70 सालों में। हमारे पास इसरो जैसी संस्था है, भाभा एटॉमिक सेंटर जैसी संस्था है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान में क्या है? कुछ नहीं है, क्योंकि उनकी विचारधारा अगर खराब है तो इसी वजह से वो लोग नष्ट हैं। भारत हमेशा से प्रेम और सद्भाव का देश रहा है। इसमें जाति, धर्म, बिरादरी, संप्रदाय से कोई मतलब नहीं है। मैं कहता हूं कि हर जरूरतमंद को जरूरी सुविधाएं पहुंचे, हर व्यक्ति को शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाएं मिले, भारत देश में खुशहाली आए, हर चेहरे पर मुस्कुराहट हो। मैं चाहता हूं कि लेकिन मयंक जी, जैसे आप कह रहे हैं सबको हम नहीं ला सकते ना। जो वहां पर मुस्लिम धर्म के लोग हैं, ऐसे तो हमारे देश के जो लोग हैं, यहाँ भी बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है, सबको हम कैसे शामिल कर सकते हैं? मैं कह रहा हूं आप सुविधाओं की बात करते हैं। जो लोग देश में रह रहे हैं, आज अभी लॉकडाउन के पीरियड में हजारों लाखों लोग जो पैदल चल के अपने घर गए, बहुत सारे लोग भूख से मर गए, सही चिकित्सा न मिलने से मर गए, जिन लोगों की जान चली गई, जिन लोगों ने अपना देह त्याग दिया, उनके प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमारी क्या नैतिक जिम्मेदारियां हैं? हमें सभी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। हमें उन जिम्मेदारियों को भी पूरा करना है जो लोग हमारे देश में आगे शरणार्थी, उनको भी पूरे करना है। लेकिन अगर हम सबको शरणार्थी बनाकर सबको नागरिकता देने लगेंगे, सबको अधिकार देने लगेंगे, तो हमारे यहाँ के लोगों का क्या होगा? क्योंकि अगर आप पड़ोसी मुल्क की बात करें, अगर पाकिस्तान, अफगानिस्तान की बात करें, तो हालात बहुत अच्छे नहीं है। वहां के जो नागरिक है वो खुद परेशान है। अगर हम दरवाजे खोल देंगे तो हो सकता है पूरे देश के आधा देश यहाँ शामिल हो जाए। वो तो नहीं कर सकते, लेकिन उनके लिए तो कर सकते हैं जो वहां प्रताड़ित हैं, हिंदू भाई, सिख भाई जो प्रताड़ित हैं, जिन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, जिनकी बहन बेटियों की इज्जत खतरे में है। अगर उस दिशा में सरकार कोई काम करती है, उसका स्वागत करना चाहिए सभी को। जो 1949 का ही इम्प्लीमेंटेशन था, और आज तक कोई दल ये नहीं बता पाया कि भाई आखिरकार नागरिकता कानून से आपका विरोध क्या है। कम्युनिस्ट पार्टी ने विरोध तो आप बना रहे थे, प्रस्ताव पास करके ये मांग की थी कि बांग्लादेश के हिंदुओं को नागरिकता दी जाए। लौटेंगे, आएंगे वीरेंद्र जी आपके पास। जो हिंदू परिवार है, जो बांग्लादेश से जो हिंदू विस्थापित परिवार हैं, एक परिवार का रिएक्शन भी आया है इस फैसले के बाद। अपने दर्शकों को और आपको भी वो सुना देते हैं। नाम है आपका? जो आपको प्रधानमंत्री जी ने आपके परिवार को जो आवास दिए हैं, उसमें आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी हो रहा है हमें। आगे जैसे प्रधानमंत्री जी बोल लो, बताओ। आगे जो करते रहेंगे और बढ़िया होगा। और बाकी भाई से बताओ। जैसे आपको ये मिले हैं, आपको जो आवास दिए जा रहे हैं, जो भारत सरकार आपके लिए काम कर रही है, आपको कैसा महसूस हो रहा है इससे? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सर। योगी जी ने हमें बहुत अच्छा काम किया हमारे लिए। जो काम रुका था वो 40 साल बाद अब जाके हुआ। तो सरकार से आपको क्या अनुभव और जो क्या आस है? आज तो बढ़िया सर। कितने लोगों को पट्टा दिया आपको पता है कुछ? 63 हस्तिनापुर की। तो लोगों के जो चेहरे हैं वो खिले हुए नजर आ रहे हैं, मुस्कुराहट नजर आ रही है। और जो 63 परिवार हैं जो हस्तिनापुर में रहते हैं, अब वो उनको घर मिलेगा, उनको ज़मीन मिलेगी, और एक जो बाकी अधिकार हैं वो भी उनको मिलेंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान बने हुए हैं। वापस वीरेंद्र जी के पास आएंगे। वीरेंद्र जी, अपनी बात अधूरी रह गई थी, हम चाहेंगे आप उसे पूरा करें। वीरेंद्र जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? 40 साल पहले वीरेंद्र जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, हम चाहेंगे आप उसे पूरा करें।
मैं ये कह रहा था कि ये जो है भारत का इतिहास आजादी के पहले का 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, उस समय भी जिन रियासतों का भारत में विलय हुआ था उनकी संख्या भी 650 के ऊपर थी। और जिस तरीके से भारत का बंटवारा हुआ और उसके बाद भी इतने सारे विषय अभी भी भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश, इवन चाइना के बीच में है, जिनका सेटलमेंट अभी बाकी है। और नरेंद्र मोदी और एक मामला बहुत पुराना पेंडिंग था, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, जिसके तहत भारत से कुछ इलाके बांग्लादेश को दिए गए और कुछ इलाके बांग्लादेश से भारत में विलय हुआ। उसके लिए भारत का संविधान अमेंड हुआ था। नागरिकता कानून जो आया था उसमें केवल यही था, 1949 में जो नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ था उसमें ये व्यवस्था की गई थी कि पाकिस्तान तब बांग्लादेश नहीं बना था, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, उनको भारत में नागरिकता दी जाएगी। तो पाकिस्तान में मुसलमान माइनॉरिटी कम्युनिटी नहीं थी ना है, और केवल नागरिकता कानून जो आया 2019 में, उसमें यही प्रोविजन था। और ये नेहरू लियाकत पैक्ट था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी, सीपीएम ने भी बाकायदा अपनी नेशनल कांग्रेस में प्रस्ताव पास करके यूपीए सरकार से और मोदी सरकार से ये मांग की थी कि नेहरू लियाकत पैक्ट को लागू किया जाए। और जो सिंध से जो हजारों लोग दिल्ली में आज भी खाना बदोश का जीवन जी रहे हैं, राजस्थान में रह रहे हैं, जैसलमेर में, जोधपुर में, और जो मूलभूत नागरिक सुविधाओं भी उनको नहीं मिली हैं, उन सबको जो है नागरिकता देने का प्रावधान था। नागरिकता कानून में कहीं ये प्रावधान नहीं है कि पाकिस्तान से आने वाले मुसलमान नागरिकों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। और 2019 में 20 में भी पाकिस्तान के मुस्लिम नागरिकों को नागरिकता दी गई है। कोई उसमें धार्मिक मजहबी आधार न था न है, लेकिन इतना बड़ा वितंडा खड़ा किया गया फरवरी 20 में, जिस तरीके से शाहीन बाग में 2 महीने जिहाद चला और बाद में दंगा हुआ दिल्ली में, जहां फिर दंगा आज हो रहा है। और तो ये सब तो किया गया। और मैं इसीलिए कह रहा था कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए हिंदू शब्द जो है उनके यहाँ निषिद्ध है, बैन है। ये नाम लेने में घबराते हैं हिंदू शब्द। और मैं सुधा जी को याद दिला दूं, मनमोहन सिंह की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर के कहा था कि भगवान राम तो कुछ है ही नहीं, काल्पनिक हैं, इनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। और इन्होंने राम सेतु ध्वस्त किया है जाने का। माजी जी क्या बोल रहे हैं? आप भी देखिए, आपके साथ में सहयोगी हैं आप लोग, प्लीज आपके हिसाब से कोई चीज कोई आपकी पार्टी वाला सहयोगी कहे तो वो अलग हो जाता है। और अगर देखिए, नहीं वीरेंद्र सर जी, सुधा जी ये जो कह रहे हो तथ्यों के साथ कह रहे हैं कि जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने इस बात को नकारा था कि राम सेतु नहीं है। ये आपको ही पता है। जो बात उनकी आई है मैं उसकी बात कर रही हूँ, मैं तथ्यों के अलावा कोई बात नहीं कर रही हूँ सर जी। और राजनीति में धर्म का होना किसी भी, मैं बोलना चाहूंगी वीरेंद्र सर, आप बोल लीजिए फिर मैं बोलूंगा। कांग्रेस सरकार की एफिडेविट, लेकिन जो समझौता था ना, पहले जो समझौता था 1947 में, उसमें भी कहा गया था जो अल्पसंख्यक हैं पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश उस वक्त नहीं था, तो उनको नागरिकता दी जाएगी। और उसके बाद जो अभी सीए जो बिल आया है उसमें भी इसी बात को कहा गया है। तो उससे फर्क क्या है? धर्म कहां से आड़े आता है? जो अल्पसंख्यक हैं इन देशों में, अल्पसंख्यक हिंदू है, सिख है, मुसलमान तो अल्पसंख्यक है नहीं। अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में अभी पिछले साल अगस्त में हिंदू जो प्रताड़ित है, परेशान है, उसको अगर संरक्षण दिया जा रहा है, नागरिकता दी जा रही है, तो उसमें तकलीफ किस बात की? इसमें धर्म की बात कहां से आ जाती? जैसे मैंग शुक्ला जी बोल रहे थे। जी सुधा जी अपनी बात कहिए। जी बिल्कुल, शैलेंद्र जी, सबको मालूम है कि जो 1947 का बंटवारा हुआ वो धार्मिक था। वो ना होता तो शायद हम आज इसमें इस तरह की बातें ना कर रहे होते। वो नहीं होना चाहिए था। हम उसकी त्रासद अवस्था को आज तक झेल रहे हैं। सबको मालूम है वहां पे हिंदू मुस्लिम किया गया था, वहां पे वो बंटवारा हुआ था, और उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है, चाहे बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो, उन लोगों ने जानबूझ के ये बैरियर्स डाले थे। उसके बाद जो स्थितियां
विकट स्थितियां पैदा हुई, उसके बाद जो उनकी विचारधारा थी उसके कारण जो चीजें हुई, ये सबको मालूम है, उसमें किसी को ऐसा नहीं है पता ना हो। जहां तक धर्म में राजनीति, हम चूंकि उस राष्ट्र से बिलोंग करते हैं जहां पे हमने सर्वधर्म संभाव, जहां पे जिस रामचंद्र जी के बात पे लोग कहते हैं कि हम उनको लाए हैं, उन्होंने सिखाया था कि कोई भी हो, उन्होंने जानवरों तक को अपने उसमें सेना में शामिल किया था। हम तो उस देश के वासी हैं, कहाँ से उन्माद आता है, कहाँ से उन्होंने अपने देश में उस धर्म की रक्षा के लिए, लेकिन सवाल इस बात का है जब 1984 में मील बंद हो गई, उसके बाद केंद्र में लगातार आपकी सरकार रही, क्या केंद्र सरकार की तरफ से ध्यान नहीं देना चाहिए था? जो व्यवस्था थी, जो बेरोजगार हो गए थे, खाने पीने की मुसीबतें झेली, उनकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। आपके पास लौटेंगे अवनीश त्यागी जी हमारे साथ बने हुए हैं। अवनीश त्यागी जी, जो फैसला है इसका स्वागत तो करना चाहिए, सबको करना चाहिए, लेकिन जो बाकी प्रदेश हैं वहां पर भी काफी संख्या में ऐसे परिवार हैं जो विस्थापन का दंश झेल रहे हैं। क्या अब उनको भी फायदा पहुंचेगा? वहां की सरकारें भी फैसला लेंगी अवनीश जी, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो वहां पर या फिर अदर पार्टीज जो है उनकी? बिल्कुल, योगी जी ने जो पहल की है वो सराहनीय है। अन्य राज्यों को इसका अनुकरण करना चाहिए और विस्थापितों को अधिक से अधिक सहायता और उनको संरक्षण प्रदान करना चाहिए। ये हमारा नैतिक अधिकार ही नहीं, संवैधानिक जरूरत, संवैधानिक कर्तव्य भी है हमारा। तो ये योगी सरकार ने जो पहल की है वो सराहनीय है। कांग्रेस की प्रवक्ता जिस तरह से कांग्रेस की जो नेता है डॉक्टर सुधा जी, जो उन्होंने इस काम की सराहना की है, वो बहुत अच्छी बात है, वो सराहना करनी है। और वो करें कि अपनी पार्टी को कहें, अपने पार्टी नेतृत्व को कहें कि वो राजस्थान में भी इसको लागू करवाएं और अन्य राज्यों में भी जहां है, दिल्ली में है, जो विस्थापित हैं उनको ये सारे अधिकार दिलाए जाएं, उनको संरक्षण दिलाया जाए, उनकी रोटी रोजी का इंतजाम करा जाए। केंद्र सरकार में आप ऐसा कुछ ले आते कि नहीं सारे राज्यों को मानना पड़े? आप केंद्र सरकार में केंद्र सरकार बिल्कुल करना चाहिए, हम स्वागत करेंगे केंद्र सरकार केंद्र सरकार कानून ला चुकी है ऑलरेडी, CAA, उसके बाद CAA को NRC में बता दिया गया, आंदोलन हुए, कानून ला चुकी है, केंद्र सरकार कानून ला चुकी है। उसे आगे बढ़ाते हुए माननीय योगी जी ने हस्तिनापुर के 63 परिवारों को ये जमीन की सुविधाएं दी है। सुधा जी, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो शैलेंद्र जी ने मुझसे 1984 की बात की थी उत्तर प्रदेश में, उसके बाद 1991 के बाद से सरकारें भाजपा की एन सरकारें बनी रही हैं और ये योगी जी के आने के बाद। लेकिन सुधा जी, राजस्थान की अगर बात करें वहां पर आप ये कदम उठा सकते हैं। राजस्थान में आपकी सरकार है और काफी संख्या है जो विस्थापित है, शरणार्थी हैं, कैंप में रह रहे हैं, उनके पास नौकरी नहीं है, खाने को नहीं, बहुत अजीब व्यवस्था है राजस्थान की, जैसा कि वीरेंद्र जी ने भी बताया। लौटेंगे आपके पास। पीएन द्विवेदी जी हमारे साथ बने वरिष्ठ पत्रकार हैं। पीएन द्विवेदी जी, जो फैसला है स्वागत योग्य है, धर्म को आड़े नहीं आना चाहिए, जैसा कहा जा रहा है, बाकी धर्मों की भी बात की जा रही कि हिंदू ही क्यों, बाकी लोग भी हैं, ऐसे तमाम शरणार्थी देश में, इसको लेकर आपकी क्या राय है? शैलेंद्र जी, जब आप इसमें धर्म की बात को जैसा लोग ला रहे हैं वो गलत बात है। देखिए, अगर आप धर्म की बात यहाँ नहीं करेंगे और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने लोग हैं, तमाम पूरी दुनिया से लोग विस्थापित हो रहे हैं। अब जैसे किसी भी देश में कोई दंगा होता है, बवाल होता है, कोई विषम परिस्थिति आती है तो वहां से लोग विस्थापित होते हैं। अगर भारतवर्ष में सभी विस्थापितों के लिए रास्ता खोल दिया जाएगा तो आप कल्पना करिए वह स्थिति क्या होगी। फिर भारत देश केवल विस्थापितों से ही भर जाएगा। और रही बात हिंदुओं की, तो हिंदुओं का किसी भी देश में, अगर वो चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो या कहीं से भी, अगर वो विस्थापित होते हैं तो जो लोग धर्म की बात करते हैं उनसे पूछा जाना चाहिए कि उन हिंदुओं को कौन सा ऐसा देश है जो अपने यहाँ बसाने का प्रयास करता है। केवल और केवल हिंदुस्तान ही ऐसा देश है। ये 1970 की बात है। लगभग 407, मैंने आपको बताया था, 403 परिवार उस समय पूर्वी पाकिस्तान था, वहां से विस्थापित हुए। किसने शरण दी? सभी लोग हिंदुस्तान में ही आए, हिंदुस्तान ने ही शरण दिया। उनमें से 65 परिवार
उत्तर प्रदेश के हिस्से में आया, जिनको यहाँ बसाया गया, और जब मिल बंद हो गई, उनको कोई शरण कहीं नहीं मिली, तो अब योगी सरकार ने उन 65 में से 63 को सारी सुविधाएं अब दी जा रही हैं। और ये 63 परिवार नहीं है, इसमें 400 सदस्य हैं। इन परिवारों में 400 लोगों को रहने खाने पीने की बिल्कुल मुकम्मल व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। तो और पीएन द्विवेदी जी, क्या आपको नहीं लगता कि इसके पहले की जो सरकारें थी, जैसा कि अभी सुधा जी ने कहा कांग्रेस सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं रही है, लेकिन बाकी जो सरकारें थी ज्यादातर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सत्ता में काबिज रही, क्या उनको इस तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए था? इनकी तरफ देना चाहिए था। ये पूर्व की सरकारों की उदासीनता है, जो उन्होंने इन विस्थापित लोगों के दर्द को नहीं समझा। और अब अभी भी कोई देर नहीं हुई है, अभी भी अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐसा कदम उठाया है, तो जो कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही थी, वो निशाने पर ले रही थी कि भाजपा की भी सरकार इसके पहले थी, राजनाथ जी की थी, कल्याण सिंह की थी। देखिए, जब गतासूनम नानु सोचंत सह पंडित है, जो चीज बीत गई सो बीत गई। अब जब किसी सरकार ने पहल किया है, तो उसका अनुकरण अन्य सरकारों को भी करना चाहिए। यहाँ ये नहीं सोचना चाहिए कि किस प्रदेश में किस पार्टी की सरकार है। राजस्थान में अगर इस तरह लोग विस्थापित लोग पड़े हैं, तो बगैर भूल जाए और उस पर विचार किए उनको भी ठीक है। पीएन द्विवेदी जी आपके पास आएंगे। सुधा जी कुछ कहना चाहती जी? सुधा जी, किया जाए, आगे बढ़ा जाए, इस लाइन को कई बार दिखाया जाए, क्योंकि आज के राजनीतिक लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बार बार पीछे रिले दौड़ नहीं करते हैं, वो वापस लौटते हैं। इसीलिए मैं आपके इस बात को, जो भी आपने कहा कि जो बीत गया और जो हो गया उससे आगे बढ़ने की जरूरत है, मैं आपके समर्थन के साथ मैं चाहती हूँ कि लोगों की बात समझ में आए कि हमें आगे बढ़ना है, वर्तमान में रह के अपने भविष्य को देखना है, भूत में दौड़ दौड़ के रिले दौड़ को खत्म नहीं करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी बात की। सुधा जी, जरूरत ये है कि जो योगी सरकार ने पहल की है, आप कांग्रेस को, राजस्थान सरकार को ही समझाइए, बिल्कुल सर। मैं तो चाहती हूँ कि इस मंच के माध्यम से हमारी केंद्र सरकार ऐसी कोई व्यवस्था लाए कि हर राजस्थान सरकार भी करे। ना पड़े। केंद्र सरकार नियम ला चुकी है, 2019 में कानून बना चुकी है, केंद्र सरकार को और राजस्थान सरकार को उन विस्थापितों को करें। कांग्रेस सरकार को आप अपने नेतृत्व को सुझाव दीजिए, उन पर दबाव बनाइए कि वहाँ जल्दी से जल्दी विस्थापितों को जल्दी से उनकी सुविधाएं। बिल्कुल। मयंक जी, जैसा कि ब्रेक से पहले आपने कहा कि धर्म को लेकर कि सिर्फ हिंदू ही नहीं, बाकी लोग भी। मयंक जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। मयंक जी, जैसा ब्रेक से पहले आपने कहा था, सिर्फ हिंदू ही क्यों, बाकी धर्म के लोगों को क्यों ना इसका फायदा मिले, क्योंकि ज्यादातर जो परेशान हैं वो तो हिंदू ही हैं, जो अल्पसंख्यक हैं अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में। तो पहले तो उनकी समस्या दूर की जानी चाहिए जो प्रताड़ित हैं। और जो बिल अमेंडमेंट आया है सीए, उसमें यह भी कहा गया है जो अल्पसंख्यक हैं, जो जिन देशों में, उनको तो हम नागरिकता देंगे, लेकिन ऐसे लोग भी जो किसी कारणवश अपने देश में परेशान हैं, उनको भी हम नागरिकता देने के लिए बात करेंगे, कोशिश करेंगे। मैंने अपने किसी भी शब्द में एक बार भी ये नहीं कहा। लगातार एक बात कोट की जा रही है कि मैंने ऐसा कहा कि हिंदुओं को ही नहीं मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। आपने धर्म की बात शुरुआत में की थी, धर्म को आधार नहीं बनाना चाहिए, ऐसा आपने कहा था शुरुआत में। मैंने शुरुआत में कहा था कि धर्म आधार नहीं होना चाहिए, विकास का, किसी को सुविधाएं देने का। बात पूरी आपने पूरा उसको उस पे कर दिया कि मैंने कोई धर्म की बात। चलिए, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं, आपको पूरा समय देते हैं। मेरा मानना यह है कि एक तो मैं थोड़ा सा सामान्य ज्ञान ठीक कर दूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और दो लोग जो अघोषित प्रवक्ता के रूप में बोल रहे हैं उनसे मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरेबिया और दुबई में करोड़ों भारतीय हिंदू सुकून से, चैन से अच्छी रोजी रोटी कमा रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं और नौकरी कर रहे हैं। वहां पे किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। भारत एक बहुत उदार हृदय का देश है। जो आपने जिन देशों की बात करी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, आप देख ले कि उन्होंने छोटे दिल से काम किया, तो आज उनकी अर्थव्यवस्था कहाँ है, उनके वहां सामाजिक स्थिति क्या है, उनके वहां इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या स्थिति है। हमारा भारत देश बहुत उदार देश है।
और इसी उदारता के तहत दुबई और जो गल्फ कंट्रीज ने तमाम लाखों करोड़ों हिंदुओं को नौकरी दी है, उसमें हम लोग भारत की इकोनॉमी को भी फायदा हो रहा है। वो लोग वहां नौकरी करते हैं, भारत के लोग यहाँ पे पैसा भेजते हैं, जिससे हमारा रुपया मजबूत होता है और जिससे हमारे देश की इकोनॉमी को भी फायदा होता है। तो बड़ी बात यह है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, इसके तहत जो भी काम हो रहे हैं उनके ऊपर होना चाहिए। सरकारों को विकास पे ध्यान देना चाहिए, शिक्षा चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाओं पे ध्यान देना चाहिए, ना कि नफरत की राजनीति होनी चाहिए। नफरत की राजनीति के नाम पे जो इस देश में जो चल रहा है, नफरत की राजनीति क्या होगी मयंक जी? ये तो नहीं, मैं पूरी 63 परिवारों को अगर मिल गया उसकी बातें कीजिए ना, इसमें नफरत कहाँ हो गई? इसमें नफरत कौन सी बात हो गई? अरे नफरत तब होती ना जब रोक देते। कह रहे थे, फिर पीछे बोलने लगे आप गलत दिशा में उसको ले जा रहे हैं। आप बीच में इसीलिए बोल रहे हैं, आपने उन पर आरोप लगा दिया कि घोषित प्रवक्ता, आप प्रवक्ता कर रहे हैं, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? कहाँ विकास, कहाँ नहीं हो रहा? सब तरह विकास हो रहा है। आप कोरोना में किसको भेदभाव को देखकर सभी को मिला है, सभी को अन्न मिला है, सभी को खाना मिला है, सभी को मकान मिला है, सभी को शौचालय मिला है। बेवकूफ बनाने की बातें की जा रही हैं। कोई गलत बात, आप इस तरह की बातें ना कीजिए। सबको मिला है, वीरेंद्र जी ने मिला है। दिल्ली में सरकार नहीं मिला है, इसलिए जनता ने फिर भाजपा को चुना है। और जो झूठ बोलते थे, जो धोखा देते थे, जो लड़ाते थे, नफरत की राजनीति करते थे, उन्हें किनारे कर दिया। तो फिर कैसे दंगे होंगे? इन लोग का तो काम यही है, आप समझिए बात को। किनारे कर दिया है दंगे करने वालों को। पिछले 5 सालों में कोई दंगा नहीं हुआ है, कोई दंगा नहीं हुआ है। दंगा करने वाले, माफियावाद फैलाने वाले, अपराधियों को संरक्षण देने वालों को जनता ने नकार दिया है। जनता नफरत की राजनीति करने वालों को जनता ने नकार दिया है। आप जनादेश का सम्मान कीजिए। हम जनादेश का पूरा सम्मान करते हैं, जनादेश का सम्मान करते तो इस तरह की बातें न करते। जनादेश ने तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी देश की प्रदेश को नया प्रदेश बना सकती है। और जो वादे करते थे, जो लड़ाते थे, जो देश की तौर तरीके करते थे, उनको जनता ने नहीं स्वीकारा। और मैं खूब बाहें फैला के स्वागत करता हूँ जिन परिवारों को मकान मिला है, उनको सुविधाएं मिली, उनका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत धन्यवाद है। और फिर बताना चाहूंगा, मगर देश नफरत की राजनीति की तरफ ले जा रहे, इसका बहुत नुकसान होगा। अवनीश जी, लास्ट रिएक्शन आपका चाहेंगे? मैं रिएक्शन ये दे रहा हूँ कि जिस तरह से 63 परिवारों को सुविधाएं योगी सरकार ने दी है, वो अभूतपूर्व है, सराहनीय है और अनुकरणीय है। अन्य राज्यों को भी इस तरह की प्रयास करने चाहिए। जो विस्थापित हैं, जो वर्षों बरस से परेशान हैं, जो दर दर भटक रहे हैं, उनको संरक्षण देना हमारा नैतिक और संवैधानिक कर्तव्य है। बिल्कुल। समय कम है, एक आखिरी सवाल पीएन द्विवेदी जी के पास आएंगे। पीएन द्विवेदी जी, एक मेरे जहन में सवाल है कि जो फ़ायदा दिया गया है, जो भी 63 परिवार हैं, उसमें खेती के लिए ज़मीन, रहने के लिए घर, शौचालय, लेकिन एक नया नाम जोड़ा गया है। अब तक हम देखते थे प्रधानमंत्री आवासीय योजना। प्रधानमंत्री आवासीय योजना की जगह मुख्यमंत्री आवास योजना का फ़ायदा दिया जा रहा है। हालांकि इसके पहले भी इस योजना का फ़ायदा लोगों को पहुंचा, लेकिन बहुत कम लोगों के मन में ये नाम रहता है, मुख्यमंत्री आवास योजना। इसको कैसे देखें? पीएन द्विवेदी, मुख्यमंत्री आवास योजना केवल उन पात्र आएंगे। अवनीश जी आपके पास पीएन द्विवेदी जी से सवाल है। पीएन द्विवेदी जी, हेलो सर, मुख्यमंत्री आवास योजना की बात कही गई है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी फायदा पहुंचा सकते थे। देखिए, वो आवास योजना दोनों लगभग एक जैसी है। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, कुछ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार आच्छादित करती है, कुछ लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना। और रही बात, ये आवास ही नहीं है, मैंने आपसे पहले ही चर्चा किया कि राज्य सरकार ने लोगों को जहां बसाने की योजना बनाई है, उसको स्मार्ट कॉलोनी बनाने, वहां सामुदायिक भवन बनेंगे, वहां अस्पताल बनेंगे, वहां स्कूल, ये बहुत मिलाकर सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा गया है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास योजना हो। फायदा जो है वो जरूरतमंद को पहुंच रहा है, ये बड़ी बात है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज के मुद्दा में बात कर रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस फैसले की, जिसमें जो विस्थापित हिंदू थे, जो बांग्लादेश से हिंदुस्तान आए थे, जिनको अभी तक उनके सिर पर छत नहीं थी, कमाने का जो
जरिया था वो भी उनसे छिन गया था 1984 के बाद, लेकिन अब उन्हें खेती के लिए जमीन भी मिल रही है, रहने के लिए घर भी मिल रहा है। एक स्वागत योग्य फैसला है। हालांकि धर्म को लेकर तमाम बातें की जा रही, क्या बाकी धर्मों को इसका हक नहीं? उनके लिए एक ये जवाब है कि जो मुल्क हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहां पर हिंदू समुदाय, सिख समुदाय ये अल्पसंख्यक है, वहां उनको बहुत प्रताड़ित किया जाता है और प्रताड़ित जो लोग हैं वो ज़्यादातर हिंदू हैं, तो उनको फ़ायदा पहुंच रहा है। इसमें लोगों को उसका स्वागत करना चाहिए, लोगों को जो दर्द है वो नहीं होना चाहिए। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत, रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी किचन किंग मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाइए।